सो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि हम सांगते को देखते हैं जो मुनयोंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें किसी की याद दिलाती हैं, एक पागल लड़की की जिसे मैं पसंद करता था। तुम्हारी आंखें मुझे उसी की याद दिलाती हैं। मुनयोंग कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। लड़की के साथ अपने ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करने के बाद मांगते बताता है कि किसने कहा कि वो मेमोरीज बहुत ब्यूटीफुल थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में गांगते हर जगह पे मुनयोंग को फॉलो करता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जो एक दिन उसने मुनयोंग को बताया, लेकिन तभी मुनयोंग उसके सामने एक तितली को मार देती है, उसके 2 टुकड़े कर देती है, जिस वजह से गांगते बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। डर के गांगते डर जाता है और भाग जाता है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांगते बताता है कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मुनयोंग कहती है कि बुरी मेमोरीज को दिल में रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो रह जाती हैं। मांगते कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मिस्टर ली से कह देना कि मुझे कॉल ना करे। अब ये कह करके वो जाने ही लगा था, तभी मैनेजर ली आ जाता है जो उसे पैसों का बॉक्स दे रहा था और मांगते मना करके जाने लग रहा था। तभी मुनयोंग की असिस्टेंट कहती है कि आपको तो मिस मुनयोंग का ऑटोग्राफ चाहिए था ना, जिस पर मुनयोंग कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे फ़ैन हो। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मांगते ने मुझसे पूछा था कि आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अच्छा तो तुम्हें पैसे नहीं बल्कि मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था, पूछती है। तो वो कांगते बताता है कि मेरे भाई का नाम सांगते है, हमारा बहुत बड़ा फ़ैन है, ये ऑटोग्राफ मैं उसके लिए ही लेना चाहता हूँ। तो मुनयोंग एक बुक पे साइन करके उसे दे देती है और कहती है फिर मिलेंगे हम। इस पे कांगते कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और चला जाता है। और अब मुनयोंग बालकनी से गांगते को देखते ही रह जाती अपनी टुकटुकी आंखों से, क्योंकि गांगते उसे बहुत पसंद आ गया था। ये गांगते को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती थी, इवन उसे हाथ में उठा करके इमेजिन भी करने लगती है। देन वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेटली गांगते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और कहती है। इधर हम गांगते को देखते हैं जो बस में बुक को ओपन करता है, लेकिन मुनयोंग ने इसमें ऑटोग्राफ नहीं किया था, यानी कि साइन नहीं दिया था, बल्कि बुक में कुछ लिखा था। साइनिंग इवेंट में इनवाइट किया था जहाँ पर वो ऑटोग्राफ के साथ साथ फोटोज भी खिंचवा सकता है। मुनयोंग ने गांगते से दोबारा मिलने के लिए किया था, लेकिन गांगते उसे फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जिसू को सांगते को लेकर के कल उस इवेंट में जाने के लिए कहता है और वो अपने पार्ट टाइम जॉब में चला जाता है। सांगते तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो कल पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगता है। इधर जूरी के रेस्टोरेंट में आती है और अब ये भी दोस्त थे और काफ़ी टाइम बाद मिले थे, इसलिए बहुत सारी बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। इधर गांगते के हाथ में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करता है और यहाँ कोई सांगते से मिलने के लिए आता है जो भी जूरी नाम की लड़की थी, क्योंकि दोनों कॉलेज में दोस्त थे। जूरी उसे तब से पसंद करती है, लेकिन गांगते उसे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता है। अब जूरी ने उसे बताया था कि गांगते जल्द ही यहाँ से जाने वाला है और उसकी जॉब भी चली गई है। जूरी उससे पूछती है कि अब कौन से हॉस्पिटल में काम करने का सोचा है। गांगते बताता है कि अभी तक सोचा नहीं है, पर जल्दी ही मिल जाएगी। और अब जूरी कहती है कि मेरे शहर में चलो, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ एक केयर गिवर की पोस्ट खाली है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है, तुम चाहे तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो, और क्योंकि तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हो इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। महीने में 10 दिन की छुट्टी भी रहती है, इसीलिए तुम वहाँ इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। और तुमने बताया भी तो था कि तुम बचपन में उसी सिटी में रहते थे, और अब उस सिटी का नाम सुन करके गांगते चुप हो जाता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि इस यंगन सिटी में ही गांगते की मॉम का खून हुआ था, जिसका खून होते हुए सांगते ने देखा था। पर क्योंकि बचपन से ही वो मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए वो पुलिस के सामने भी यह कह रहा था कि एक तितली ने मेरी मॉम की जान ले ली है, उन्होंने उसे मार दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तितली मुझे ढूंढ करके मुझे जान से मार देगी। इसीलिए वो तब से ही तितलियों से डरता है, क्योंकि इनकी फैमिली में कोई और नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले गांगते को चिल्ड्रंस केयर सेंटर भेजने वाले थे और सांगते को स्पेशल बच्चों के स्कूल भेजने वाले थे। जो बात गांगते सुन लेता है, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर के ये शहर छोड़ करके चला गया था, क्योंकि उसकी मॉम ने गांगते से
प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा अपने भाई का साथ देगा और साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि गांगते जूरी को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है, जहां जूरी उसे बताती है कि मेरे घर का एक रूम खाली है, मैं और मेरी मॉम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और अगर तुम मेरे शहर में आते हो तो फिर मेरे घर पर रह सकते हो। लेकिन अब गांगते उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसे थैंक यू कहता है और मना कर देता है। इससे जूरी थोड़ी ज्यादा सैड हो जाती है और इसके बाद गांगते रात को बैठ करके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बारे में सर्च करने लगता है, जिसके साथ ही वो ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बारे में भी पता करता है, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरियो कोरिया के नंबर 1 पीटीएसडी एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कई ट्रॉमा में पड़े हुए लोगों को यानी कि पेशेंट को ठीक किया है। इसीलिए गांगते अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है, क्योंकि अभी भी उसे उसकी मॉम की मौत का ट्रॉमा था। तो अगले दिन सांगते रेडी हो जाता है। ते सुबह से ही जेसु को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसु टल्ली होकर के सोया पड़ा था, इसीलिए गांगते का फोन नहीं रिसीव कर पाता है और वो मजबूर होकर के अपने भाई को लेकर के मुन्योंग के इवेंट में जाना पड़ता है उसको। वहीं सांगते तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है। गांगते उसे देख करके हैप्पी होता है, लेकिन बुक साइनिंग में बहुत ही लंबी लाइन थी। इधर मुन्योंग की नज़र गांगते के ऊपर पड़ती है, जो उसे ढूंढी लेती है, तभी खुश होती है। पर गांगते उसके सामने नहीं जाना चाहता था, इसीलिए अपने भाई को लाइन में खड़े होने के लिए कहता है और वो उससे थोड़ी दूर में खड़ा हो जाता है। इधर जिशु को जब होश आता है तब वो गांगते को कॉल लगाता है और अब गांगते उससे बात करने के लिए थोड़ी दूर बाहर चला जाता है और तभी सांगते अपने सामने एक बच्चे को डायनासोर के कॉस्ट्यूम में देखता है और वो सच का डायनासोर इमेजिन करने लगता है और अब उसके पास जाने लगता है, क्योंकि उसे डायनासोर बहुत पसंद था। उसका दिमाग भी बच्चों के जैसा था, इसीलिए वो डायनासोर के साथ खेलने के लिए आगे जाने लगता है। तो वहाँ जाने के बाद वो इस डायनासोर के बारे में बताने लगता है और बच्चे के पेरेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो उस डायनासोर के ब्रेन हाउस पैर सब कुछ के बारे में बताता है और उसके सर और पूंछ को टच करने लगता है। उस बच्चे का डैड तो उसे धक्का मारने लग जाता है और गिरा देता है। तो सांगते उठ करके अपने पास रखे डायनासोर को, जो कि टॉय था, उसको दिखा करके बताने लगता है और फिर से उस बच्चे की तरह आने लगता है। बच्चे का डैड उसके बाल पकड़ करके खींचता है। इससे सांगते तो चिल्लाने लग जाता है और अपना सर पीटने लगता है, क्योंकि उसके बाल टच करने से ही उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। अब गांगते आवाज सुन करके भाग करके अंदर आता है और सांगते को अपने जैकेट से कवर करता है। बच्चे का डैड तो सांगते के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जा रहा था। इधर मुन्योंग भी उन्हें देख रही थी और सोचने लगती है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब गांगते उस आदमी से बात करने के लिए उठा ही था कि तभी मुन्योंग की एंट्री होती है और उस आदमी को माफी मांगने के लिए कहती है और वो आदमी कहता है कि मैं क्यों उससे माफी मांगू। मुन्योंग कहती है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ है। और वो आदमी तो सांगते को गाली देते हुए उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जो सुनकर मुन्योंग तो उसके भी बाल पकड़ के खींचने लगती है और कहती है कि ऐसे बाल खींचो तो कौन नहीं चिल्लाएगा। उसकी वाइफ उसे छुरा करके कहती है कि ये पागल हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था। मुन्योंग कहती है कि तुम कोई साइकेट्रिस्ट हो क्या, किसी को भी पागल कह सकती हो। मुन्योंग भी उसे पागल साली कह देती है। ये सुनने के बाद लोग शॉक रह जाते हैं। सब लोग मुन्योंग के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था, पर मुन्योंग की नज़र तो सिर्फ गांगते पर ही थी। इसके बाद सांगते अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। गांगते बाहर बैठ करके उसका वेट कर रहा था। मुन्योंग भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसे कहती है कि अपने भाई को देखने जाओ। गांगते कहता है वो बाहर नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं होता। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। ये सुन करके मुन्योंग कहती है फिर क्या मैं 1 दिन यहीं बैठी रहूंगी। अब ये बोलकर वो सांगते की रूम की ओर जाने लगती है। गांगते उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि तुम जाकर अपने इवेंट को संभालो। तो मुन्योंग उसके करीब आकर के उसे देखने लगती है और उसे थोड़ा टीज करने लगती है। और तभी यहाँ पर एक क्रिटिक आता है जो मुन्योंग से कहता है कि तुमने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पर इसे संभालने के लिए मिस्टर ली को तो बहुत परेशानी होगी। अब ये बंदा एक फेमस जर्नलिस्ट था जो बुक्स के रिव्यूज लिखता था और इस मामले को दबाने के लिए मिस्टर ली ने इसे बहुत पैसे दिए थे। और अब मुन्योंग कहती हैं कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, तो निकल जाओ यहाँ से। पर जर्नलिस्ट
गांगते को देख करके कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। मुनयोंग उसको मारने के लिए जाती है पर गांगते उसे रोक लेता है और चुपचाप यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जर्नलिस्ट उसे कहता है कि इससे बचकर रहना। उसकी मॉम भी एक फेमस राइटर थी और एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। इसके डैड एक फेमस आर्किटेक्चर थे लेकिन वो भी अचानक से पागल हो गए। 20 साल से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं, इसीलिए ज़रा संभल कर रहना। मुनयोंग तो और भी ज़्यादा गुस्सा में आ रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगती है पर गांगते उसे रोक कर कहता है कि मत जाओ। मुनयोंग कहती है तुम मुझे पसंद करते हो, हमेशा मेरा ख्याल रखने वाले हो या फिर मुझे हैंडल कर सकते हो। गांगते कहता है नहीं। तो मुनयोंग अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अब गांगते को अंदाजा था कि मुनयोंग क्या कर सकती है, इसीलिए वो भी भाग करके उसके पीछे जाने लगता है। पर उसके पहुंचने से पहले ही मुनयोंग ने उस जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। एम्बुलेंस आती है तो उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देख करके मुनयोंग को तो और भी गुस्सा आता है और गांगते उसके पीछे आकर के उसे शांत करने के लिए गहरी लंबी सांस लेने के लिए कहता है। फिर आंखें बंद करके उसके हाथ को शोल्डर पे रखता है और बताता है कि जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकोगी तब इस तरीके से अपने हाथ को क्रॉस करके अपने कंधे पर थपकी देना और ये तुम्हें शांत करने में हेल्प करेगी। मुनयोंग पूछती है इसे क्या कहते हैं। गांगते बताता है कि इसे बटरफ्लाई हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट को शांत करने में हेल्प करती है। इधर हम सांगते को भी यही मेथड यूज करते हुए देखते हैं। मुनयोंग गांगते का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, इससे कोई मज़ा नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। ये बोल करके गर्दन पकड़ के अपने करीब लाती है और कहती है कि ट्रॉमा को इस तरीके से अपने सामने लाकर उसका सामना करना चाहिए। और अब इससे गांगते तो एकदम साइलेंट हो जाता है। देन गांगते अपने भाई को देख करके आने लगता है। अब मुनयोंग उसे रोकने के लिए चिल्लाने लग जाती है और उसे रोक कर कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अगर मेरा गुस्सा फूटा तो अच्छा नहीं होगा। अब गांगते कहता है इसलिए मैं तुम्हें बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया था। मुनयोंग कहती है वो बकवास है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सेफ्टी पिन बनो, मतलब मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। अब गांगते कहता है कि मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूं। मुनयोंग कहती है क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो और तुम्हारा काम भी तो यही है ना, पेशेंट को पोटेंशियली पेशेंट का ख्याल रखना। अब गांगते कहता है कि जाकर किसी और को ढूंढ लो। अब मुनयोंग कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पता है जो लोग ठीक हो जाते हैं हम उनसे क्या कहते हैं, आई होप हम लोग दोबारा कभी ना मिलें, इसीलिए प्लीज़ आगे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर मुनयोंग उसे रोककर कहती है कि मैं तो तुम्हारी कोई भी पेशेंट नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। अब गांगते कहता है कि सही कहा, तुम उनसे बहुत अलग हो, इसीलिए तुमसे दूर रहना ही सबसे बेस्ट होगा। ये बोल करके लिफ्ट के अंदर चला जाता है तो मुनयोंग उसे कहती है कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि मुझसे डर के भाग रहे हो क्योंकि तुम एक डरपोक हो। अब गांगते याद करता है कि बचपन में जब उसने मुनयोंग से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब मुनयोंग ने बहुत सी तितलियों को मार दिया था और ये देख करके गांगते डर गया था और भाग गया था। इधर मैनेजर ली तो इस सिचुएशन को संभाल लेते हुए परेशान हो गया था। मुनयोंग कहती हैं पैसे देकर इन सब का मुंह बंद कर दो। और इधर हम सांगते को देखते हैं जो अभी भी बहुत गुमसुम होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे मुनयोंग का ऑटोग्राफ नहीं मिला था। तो गांगते उसका फेवरेट डायनासोर एनसाइक्लोपीडिया देता है जिसे वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो सांगते अब डिसाइड करता है कि अब वो नहीं भागेगा। वो हमेशा सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने भाई के लिए और तितलियों की वजह से भाग रहा था और असल में वो सिर्फ अपनी मुसीबत से भाग रहा था। वो सामना करने का डिसाइड करता है, इसीलिए वो सांगते से कहता है कि टी में रहना चाहोगे जहाँ हम बचपन में रहते थे। सांगते तुरंत मान जाता है। सुनने के बाद गांगते कहता है कि शायद मैं ही डरपोक था। सांगते कहता है तुम छोटे भाई हो, इसीलिए तुम डरते हो, पर मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो सुनकर गांगते काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि सांगते ने ऐसा पहली बार कहा था। को कॉल करके बता देता है कि वो उसके शहर में आने वाले हैं, जो सुनकर के जूरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब अगले दिन मुनयोंग को उसकी असिस्टेंट गांगते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है जिससे उसे पता चलता है कि गांगते बचपन से ही सियोंग जिन सिटी में रहता था
गांगते की पिछली बातों को याद करके मुनयोंग याद आ जाता है कि बचपन में जो लड़का उसका पीछा किया करता था वो गांगते ही था। इसीलिए गांगते ने कहा था कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। ये जानकर मुनयोंग तो गांग सिटी जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि गांगते उस सिटी में जा चुका है और इधर कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुनयोंग का फैंस के ऊपर हाथ उठाने का और गाली देने का वीडियो वायरल हो गया था। इसके साथ ही मुनयोंग के पुराने किए हुए कांड भी बाहर आ जाते हैं जिस वजह से मुनयोंग की और कंपनी की काफ़ी रेपुटेशन खराब हो जाती है। इसके साथ ही मुनयोंग के नए बुक को भी क्रिटिसाइज किया जाता है ड्राइंग्स की वजह से। इसलिए मैनेजर ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अभी मुनयोंग का कोई भी पता नहीं चल रहा था। इसीलिए उसका और भी ज़्यादा दिमाग खराब होने लगता है। असिस्टेंट मैनेजर ली को बता देता है कि उसने मुनयोंग को गांगते की इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें शियोंग सिटी वो जा रही है, जिसका नाम पढ़कर मैनेजर ली समझ जाता है कि मुनयोंग कहाँ जा रही है। इधर गांगते ने ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था जहाँ वो जूरी के साथ बारिश शुरू हो जाती है तो वो सभी लोगों को लेकर के अंदर चला जाता है। तब यहाँ मुनयोंग पहुँच जाती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। सांगते फ़ोन पे बात कर रहा था तभी वो सामने से मुनयोंग को आता हुआ देखता है और उसे देख करके शॉक रह जाता है। मुनयोंग उसके पास आती है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुनयोंग कहती है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।